गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। अगर आपको सफल होना है तो जिस चीज पर आप फोकस कर रहे हैं उसको निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 28 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में हाल ही में डोल जात्रा महोत्सव सेलिब्रेट किया गया। तो सबसे मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो जाएंगे कि एग्जाम में डायरेक्ट फेस्टिवल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको ये पूछा जाएगा कि डोल जात्रा महोत्सव किस स्टेट से बिलोंग रखता है? तो राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है जिसे डोल जात्रा के नाम से कहते हैं। इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। बंगाली कैलेंडर के अनुसार डोल जात्रा, जिसे डोल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, साल का आखिरी त्योहार होता है। लोग बसंत ऋतु को खुली बाहों से गले लगाते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। इसी के दौरान हालांकि डोल और होली एक ही त्योहार होती है, लेकिन वे अलग-अलग हिंदू पौराणिक कहानियों पर आधारित होती है। जहां बंगाली डोल कृष्ण और राधा पर केंद्रित होती है, वहीं होली विष्णु के उत्तर भारतीय अवतार प्रहलाद की कहानी पर आधारित होता है। जिस तरीके से आप ये सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे कि किस तरीके से होली का त्योहार मनाया जाता है, होली पूर्ण तरीके से विष्णु भगवान पे समर्पित होती है, क्योंकि इसी के दौरान उत्तर भारतीय में अवतार लिए थे प्रहलाद के रूप में और इन्हीं की कहानी के रूप में ये होली फेस्टिवल्स को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि डोल और होली दोनों सेम फेस्टिवल्स है जिसको वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो वेस्ट बंगाल में डोल जात्रा महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। ये था हमारा मेन पॉइंट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया फ्लैश पे फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। वो जितने भी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है जिसमें हम लोग संपर्क नहीं करते हैं बिना कॉन्टैक्ट के, वो सारे पेमेंट फ्लैश पे के माध्यम से लॉन्च किया गया है फेडरल बैंक के द्वारा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग एनपीसीआई कहते हैं, इसी के साथ रणनीतिक सहयोग में फेडरल बैंक ने फ्लैश पे पेश किया, और जो एक क्रांतिकारी रुपए स्मार्ट कुंजी श्रृंखला है जो संपर्क रहित एनसीएमसी, जिसे हम लोग नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के नाम से जानते हैं, ये भी भुगतान की सुविधा को प्रदान करती है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ एक रणनीतिक सहयोग में फेडरल बैंक ने फ्लैश पे पेश किया, और ये फ्लैश पे पूरी तरीके से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पर आधारित है। और यह अभिनव समाधान उपयोगकर्ताओं को मेट्रो स्टेशनों और पीओएस टर्मिनलों पर टैप और भुगतान करने में सक्षम बनाता है, जिससे बढ़ी हुई सुरक्षा के साथ त्वरित लेनदेन सुनिश्चित किया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको याद रखना होगा कि हाल ही में फेडरल बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया फ्लैश पे। फ्लैश पे एक ऐसा पेमेंट मेथड लाया गया है जो पूरी तरीके से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पे आधारित है, जिसको एनपीसीआई द्वारा अप्रूवल दिया गया। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में नारियल की नई बौनी किस्म कल्पा सुवर्णा कहाँ लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया न्यू ड्वार्फ वेराइटी ऑफ कोकोनट, जिसका नाम दिया गया कल्पा सुवर्णा। कल्पा सुवर्णा नाम दिया गया है, ये कोकोनट की ही प्रजाति है जिनकी एक बौनी किस्म है, इसी का नाम दिया गया कल्पा सुवर्णा, जो पूरी तरीके से कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा कंद्रलाजे ने केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान सीपीसीआरआई द्वारा विकसित कल्पा सुवर्णा नामक एक नई बौनी नारियल किस्म और कोको की दो नई संस्करण किस्में वीटीएल CH1 और वीटीएल CH2 को जारी की है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर कौन है? तो शोभा करंडलाजे, इन्हीं के द्वारा रिलीज किया गया एक नई ड्वार्फ कोकोनट की वैरायटी, जिसका नाम दिया गया कल्पा सुवर्णा।
इसको डेवलप कौन किया गया है? तो CPCRI के द्वारा। तो इसके फुल फॉर्म्स के बारे में जानते हैं कि CPCRI का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा हाल ही में 2 नए हाइब्रिड वेराइटीज को लॉन्च किया गया, डेवलप किया गया। तो उस वेराइटी का क्या नाम है? तो VTL-CH1 और VTL-CH2 को लॉन्च किया गया। अकॉर्डिंग टू CPCRI के द्वारा ये निदेशक के बालचंद्र हेब्बोर के अनुसार कल्पा सुवर्णा किस्म कोमल नारियल और खोपड़ा उत्पादन के लिए आदर्श है। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में कर्नाटका के द्वारा डेवलप किया गया कोकोनट की एक ड्वार्फ वैरायटी जिसका नाम क्या है? तो कल्पा सुवर्णा। तो हमारे डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो राइट आंसर है क्रिस ब्राउन। क्रिस ब्राउन ने हाल ही में पहला व्यक्ति बना है जिन्होंने पूरे पृथ्वी के सबसे लास्ट छोर पर पहुंचे हैं, जिनका उस छोर का नाम क्या है? तो नेमो उस छोर का नाम है जो सबसे मोस्ट रिमोट पॉइंट है हमारे पृथ्वी का। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से क्रिस ब्राउन ने सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बनकर रिकॉर्ड बनाया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। ब्रिटेन के क्रिस ब्राउन प्रशांत महासागर में दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने पॉइंट नीमो न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पॉइंट्स आएंगे कि पॉइंट नीमो सबसे लास्ट जो पॉइंट है पृथ्वी का वो किस कंट्री से बिलोंग रखता है? तो ये न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो नीमो पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है? तो न्यूजीलैंड में है। इसी के दौरान पॉइंट नीमो दक्षिण प्रशांत महासागर में एक काल्पनिक बिंदु है जो यह निर्देशांक करती है कि 48 डिग्री 52.6 मिनट दक्षिणी अक्षांश और 123 डिग्री 23.6 मिनट पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। जिस तरीके से हमारे पृथ्वी के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं तो इसी को बताया जाता है किसी भी एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट करने के लिए ये डिग्री के माध्यम से लोकेट किया जाता है कि वो पॉइंट जो नीमो पॉइंट है वो कहाँ लोकेटेड है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि 48 डिग्री 52.6 मिनट साउथ के लैटिट्यूड से लेकर 123 डिग्री 23.6 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में ही ये पॉइंट लोकेटेड है। तो आपको ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा और इसी के साथ हमारे जो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है कि ब्रिटेन के क्रिस ब्राउन जी के द्वारा हाल ही में ये पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया है कि सी पोल के सबसे लास्ट पॉइंट नेमो तक पहुंचा है जो प्रशांत महासागर के दक्षिणी छोर पर है। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो राइट आंसर का विराट कोहली। विराट कोहली फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने हाल ही में अचीव किया है द फीट ऑफ स्कोरिंग 12,000 T20 रन। T20 में अपना 12,000 रन कंप्लीट करने वाले विराट कोहली पहले इंडियन क्रिकेटर बने हैं। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने T20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया और इसी के दौरान कोहली ने एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच 2024 इंडियन प्रीमियर लीग जिसे हम लोग आईपीएल के नाम से जानते हैं इसके उद्घाटन मैच के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। कोहली ने अपने 377वें T20 मैच में यह उपलब्धि को हासिल की है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस ये भी आएंगे कि वो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर कौन है जिन्होंने 12,000 रन बनाए हैं T20 फॉर्मेट में। तो राइट आंसर का विराट कोहली। और किस मैच के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा टफ हो जाएगा तो आपको ये भी पूछ सकता है कि T20 मैच के वो कौन सा एडिशन खेल रहे थे कोहली। तो ये आपको याद रखना होगा कि 377th T20 मैच के दौरान उन्होंने अपना 12,000 रन को क्रॉस किया और वो मैच कहाँ पे खेला जा रहा था? तो एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा था और वो दौरान आईपीएल का मैच चल रहा था जो चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जा रहा था। इसी के दौरान कोहली के 12,000 रनों में भारत के लिए आईपीएल में उनके स्कोर आरसीबी के लिए अब समाप्त हो चुकी चैंपियंस लीग घरेलू 20 ओवर क्रिकेट और T20 अंतर्राष्ट्रीय शामिल है। उन्होंने T20 क्रिकेट में अब तक 8 शतक और 91 अर्ध 91 अर्धशतक लगाए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से
इतिहास रचा गया है, पहले इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 12,000 रन क्रॉस किए हैं T20 फॉर्मेट में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विराट कोहली। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा लुइस मोंटेनेग्रो। लुइस मोंटेनेग्रो को नियुक्त किया गया न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल का। पुर्तगाल के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन बने हैं? तो लुइस मोंटेनेग्रो। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने केंद्र दक्षिणी पंथी डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रमुख लुइस मोंटेनेग्रो को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया है और उन्हें 8 साल के समाजवादी शासन के बाद अल्पमत सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी किया गया। इसी के दौरान 10 मार्च के चुनावों के लंबे समय से प्रतीक्षित परिणाम विदेशों से वोटों की गिनती के बाद प्रकाशित किए गए और एडी ने 230 सदस्यीय संसद में 80 सीटें जीती, जबकि सोशलिस्ट पार्टी और दूर-दराज चेगा पार्टी ने क्रमशः 78 और 50 सीटें जीते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं उनके जीतने के क्रमांक में कि किस तरीके से पुर्तगाल के नए प्रेसिडेंट लुइस मोंटेग्रो ने जीत को हासिल की और इसी के दौरान ये 91 वर्षीय वकील और लंबे समय तक विधायक मोंटेनेग्रो की सोशलिस्ट पार्टी के एंटोनियो कोस्टा का स्थान लेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा, लेकिन हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये होंगे कि हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें नामित किया गया? तो लुइस मोंटेनेग्रो को नामित किया गया एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में। किसके द्वारा? तो पुर्तगाल के प्रेसिडेंट के द्वारा इसे नामित किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया? तो राइट आंसर होगा मुंबई। मुंबई ने हासिल किया अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज किया गया एक हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया गया कि मुंबई, इंडिया का जो मुंबई है वो बना है, सबसे अचीवमेंट को हासिल की गई है एज अ टाइटल ऑफ द बिलियनर कैपिटल ऑफ एशिया। पूरे एशिया के कैपिटल बिलियनर में उसने अपनी जगह बनाई है सबसे टॉप पोजीशन पे। तो वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई। हमारा इंडिया का मुंबई टॉप बिलियनर कैपिटल ऑफ एशिया के लिस्ट में सामने आया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। संघाई स्थित हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार एक ऐतिहासिक बदलाव में मुंबई एशिया की अरबपतियों की राजधानी के रूप में बीजिंग से आगे निकल गया और भारतीय वित्तीय और मनोरंजन राजधानी में 92 अरबपति हैं, जबकि चीनी महानगर में 91 अरबपति हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा ये रिपोर्ट को जारी की गई कि पूरे कैपिटल एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनर के रूप में कौन नामित हुआ है? तो हमारा इंडिया का मुंबई, जिसमें टोटल देखा गया कि 92 अरबपति यहाँ पे रहते हैं, जबकि चीनी महासागर में देखा गया, चीनी महानगर में देखा गया कि यहाँ पे 91 अरबपति रहते हैं। जानते हैं टोटल डिटेल पॉइंट्स कि किस तरीके से टॉप बने हैं। तो न्यूयॉर्क एक ऐसा कंट्री है जिसने 119 अरबपति रहते हैं और लंदन में 97 के बाद मुंबई ने अपनी तीसरी अरबपति की राजधानी के रूप में अपना स्थान को सुरक्षित किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2024 में मुंबई में 26 नए अरबपति बनेंगे। तो आपको ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखा जाए तो टॉप कंट्री कौन है? तो न्यूयॉर्क, जिसमें 119 बिलियनर है और लंदन में 97, और वही तीसरा स्थान हमारा इंडिया का मुंबई लेता है, जिसमें टोटल 92 अरबपति अभी एग्जिस्ट करते हैं और 26 नए अरबपति हाल ही में 2024 में बनेंगे। ये रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारतीय राजधानी नई दिल्ली में 57 अरबपतियों के साथ 9वें स्थान पर पहली बार शीर्ष 10 सूची में शामिल हुई और हुरून ने यह भी कहा कि 2024 में भारत में 84 अरबपति और जुड़ जाएंगे और इसकी कुल संख्या 271 हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से हिस्टोरिकल टर्न अराउंड लाया गया कि इंडिया का मुंबई पूरे कैपिटल एशिया में पहला पोजीशन हासिल किया गया है बिलियनर के रूप में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में एबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा माइकल तालाग्रांड। माइकल तालाग्रांड को चुना गया है एज अ एबेल प्राइज के रूप में। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने एबेल पुरस्कार के लिए फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल तालाग्रांड को चुना गया है, जो कहते हैं कि गणित आपको पंख देता है, और 72 वर्षीय मिशेल को संभाव्यता सिद्धांत के तहत यादृच्छिक घटनाओं के अध्ययन के लिए चुना गया। तो आपको ये पहला पॉइंट्स याद रखना होगा कि जो एबल अवार्ड है, एबल प्राइज है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैथमेटिशियन के क्षेत्र में दिया जाता है।
तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि एबल प्राइज मैथमेटिशियन के क्षेत्र में दिया जाता है और इस वर्ष किसे मिला है, तो माइकल टैलेग्रैंड को। तो इनकी उपलब्धियां क्या है, तो 72 साल के उम्र में इन्होंने चूजन फॉर हिज स्टडी, अपनी स्टडी को और जागृत किया और इसी के दौरान इन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि रैंडम इवेंट्स अंडर प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रैंडम इवेंट्स को बारीकी से डिस्कवर किया और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, इनके बारे में इनको उल्लेखनीय प्राइज से सम्मानित किया गया। उस प्राइज का नाम क्या है, एबल प्राइज। ये श्री टालग्रैड जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, 2003 में इसकी स्थापना के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले 5वें फ्रांसीसी बन चुके हैं। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि किस तरीके से साल 1974 की बात है जब पियरे और मैरी क्यूरी विश्वविद्यालय में पीएचडी प्राप्त करने से पहले उन्हें फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च द्वारा भर्ती किया गया था और यह पुरस्कार, जिसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है, जिसमें नॉर्वे की सरकार द्वारा आंशिक रूप से गणित के लिए नोबेल पुरस्कार की कमी की भरपाई के लिए बनाया गया था। विजेता को 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गणितज्ञों की एक समिति द्वारा चुना जाता है और उसे 7.5 मिलियन क्रोनर का चेक मिलता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से हाल ही में एबल प्राइज से सम्मानित किया गया टैलग्रैंड को। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 27 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व तपेदिक दिवस, जिसे हम लोग वर्ल्ड टीबी डे कहते हैं, हर वर्ष 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर, जिन्हें हाल ही में शेराविक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो यूनाइटेड अरब अमीरात से संबंधित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जम्मू एंड कश्मीर में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आईओसी ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो रशिया और बेलारूस के प्लेयर को। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2024 के लिए विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी इंडिया करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत ने ड्रोनियर विमान 228 बेचने के लिए किस कैरिबिया देश के साथ समझौता किया है, तो राइट आंसर है गुआना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मेटालिक मिनरल, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है। ऑप्शन ए माइका, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी सिलिका। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।